उनमें से अगर हम चैप्टर्स के बारे में बात करें तो पहला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जिसके बिना हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं कर सकते, उसके बिना हम केमिस्ट्री में कुछ कर नहीं सकते। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और तीसरा चैप्टर हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस। इसके अलावा अगर हमें ऑर्गेनिक के और बेसिक्स को समझना है तो हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना पड़ेगा। ये वो 4 बेसिक चैप्टर्स हैं जिनके बिना हम केमिस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो लेट्स स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी जिंदगी के सबसे करीब है, जो हमारी लाइफ में जिस तरीके से चीजें होती हैं, जिस तरीके से रिलेशन होते हैं, उसी तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में भी रिलेशन होते हैं। अगर हम बात करें बॉन्डिंग इज बेसिकली व्हाट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इज ए काइंड ऑफ रिलेशन। बॉन्डिंग क्या है, अगर हिंदी में हम उसकी बात करें तो वो मतलब होता है उसका बंधन, रासायनिक बंधन। यानी कि बंधन का मतलब होता है कि रिश्ते किस तरह से लोगों के बीच में, जैसे हम अगर लाइफ में इस चीज को ऑब्जर्व करें, क्योंकि मेरा पहला एक स्टेटमेंट रहता है कि लाइफ इज केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इज लाइफ, तो हर चीज को केमिस्ट्री में मैं आपके साथ लाइफ से रिलेट करते हुए डिस्कस करूंगा। यहां पर अगर हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो बॉन्डिंग भी क्या है, बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ बंधन। बंधन यानी रिश्ते। अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो आमतौर पे हमें 2 तरह के रिश्ते दिखाई देते हैं। एक वो रिश्ते जिनमें कि 2 लोगों का बहुत बड़ा गैप होता है, और एक वो रिश्ते जिनमें कि 2 लोगों के बीच में कोई बड़ा गैप नहीं होता है। 2 लोगों के बीच में जो बड़ा गैप होता है उसको हम कहते हैं कि जैसे सपोज करिए पिता और पुत्र का संबंध, माता और पुत्र का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध। ये ऐसे रिलेशंस हैं जिनमें कि बहुत बड़ा गैप होता है। दूसरे हमारे रिलेशन हमारी लाइफ में वो होते हैं जिनमें कोई बड़ा गैप नहीं होता। लाइक फ्रेंड्स के बीच में कोई इतना बड़ा गैप नहीं होता, कोई किसी तरह का गैप ही नहीं होता। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई गैप नहीं होता। जहां पर एक कम गैप होता है, पार्टनर्स के बीच में कम गैप होता है या नहीं होता है। तो अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो 2 तरह के रिलेशंस आते हैं। उसी तरह से एटम्स के बीच में भी जब रिलेशन बनता है और एटम्स मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वहां पर एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होगा तो एक अलग तरह की बॉन्डिंग क्रिएट होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप या तो नहीं होगा या बहुत कम होगा तो एक अलग तरह की बॉन्डिंग होगी। तो ये सब जो ऑब्वियसली हर एटम की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे मान लीजिए कोई ए एटम है तो उसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम साई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बी एटम है तो उसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम साई बी से डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर हम डेल्टा साई की बात करें तो ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का गैप है, ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का गैप है। यही वो गैप है जो ये निर्धारित करेगा कि ये दोनों एटम्स मिलकर आपस में किस तरह के बॉन्डिंग करेंगे। ये दोनों एटम्स आपस में मिलकर 2 तरह की पॉसिबिलिटी यहां पे समझ में आती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक ए बी मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये मॉलिक्यूल हो सकता है कोवेलेंट हो। 2 तरह की मेन बॉन्डिंग होती है, वैसे तो बॉन्डिंग होने को बहुत सारी होती हैं। और दूसरी बॉन्डिंग, अगर ये ए बी मॉलिक्यूल मिलते हैं आपस में, ए बी एटम आपस में मिलते हैं और ए बी मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वहां पर दूसरी तरह की बॉन्डिंग हो सकती है आयनिक बॉन्डिंग। याद रखिएगा कि जहां पर दोनों एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप बहुत बड़ा होगा, और वो बड़े से क्या ताल्लुक है, अगर डेल्टा साई आपका 2.1, यहां पर एक लिमिट है कि 2.1 से बड़ा होगा तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर डेल्टा साई हमारा 2.1 से छोटा होगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। डेल्टा साई आपका 2.1 से छोटा या 0 के बराबर, यानी डेल्टा साई ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन 2.1। इस तरह की सिचुएशन में या तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या आयनिक बॉन्ड बनता है। जितने भी हमारे ऐसे रिलेशंस हैं जिनके बीच में बहुत कम गैप होता है वो सब के सब कोवेलेंट बॉन्डिंग होते हैं, और जितने भी हमारे रिलेशन ऐसे हैं जिनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है वो आयनिक बॉन्डिंग होती है। जैसे अगर हम बात करें अपने रिलेशंस के बारे में, फ्रेंड्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। हस्बैंड वाइफ के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। पार्टनर्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। पिता और पुत्र के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि एक बड़ा गैप है। वहां पर बड़ा गैप होता है, कहीं पर उम्र का, कहीं पर पैसे का। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग, क्योंकि बड़ा गैप है दौलत का। अगर हम बात करें किसी भी इस तरह के संबंध की, स्टूडेंट और टीचर के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है,
यहां पर भी बॉन्डिंग है आयनिक बॉन्डिंग। क्यों ऐसी आयनिक बॉन्डिंग है? क्योंकि वहां पर बड़ा गैप है नॉलेज का। जहां पर एक बड़ा गैप होता है वहां पर आयनिक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, और जहां पर स्मॉल गैप होता है या गैप बिल्कुल नहीं होता है वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्रिएट होती है। इस तरह से हम आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। अब ऐसे तो ये मेन बॉन्डिंग्स के बारे में मैंने आपको बोला कि आयनिक बॉन्डिंग होती है या कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन अगर वैसे स्टडी किया जाए तो बहुत सारी बॉन्डिंग होती हैं। जैसे कि सबसे मेजर बॉन्डिंग आपकी सबसे पहली बॉन्डिंग हो गई कोवेलेंट बॉन्डिंग, और दूसरी बॉन्डिंग हो गई आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग, दूसरी बॉन्डिंग हो गई आपकी आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में अगर तीसरी सबसे मेजर बॉन्डिंग यहां पे जो आती है वो होती है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। यही 3 मेजर बॉन्डिंग होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और भी, जैसे कि हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं, उसी तरह से यहां पर भी बहुत तरह की बॉन्डिंग्स पॉसिबल हैं। जैसे अगर हम और देखें तो हम कह सकते हैं कि यहां पर आप कह सकते हो डेल्टा बॉन्डिंग, और हम इसको देखें तो हम इसमें कह सकते हैं कि भैया 5 नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेटेलिक बॉन्डिंग, और भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं तो हम कह सकते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, हम कह सकते हैं डी पाई डी पाई बॉन्डिंग। 8 नंबर पे अगर हम सोचें कि 8 नंबर में क्या पॉसिबल है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं इंट्रामोलिकुलर फोर्स, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बॉन्डिंग। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि भाई बैक बॉन्डिंग, फिर हम कह सकते हैं एक और चीज को बनाना बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग पॉसिबल है कि बनाना बॉन्डिंग वहां पर हो। फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं तमाम तरह की आपकी बैक बॉन्डिंग हो गई, बनाना बॉन्डिंग हो गई, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो गई, मेटेलिक बॉन्डिंग हो गई, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हम कह सकते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। सिंगलेट बॉन्डिंग भी कही जा सकती है कि सिंगलेट बॉन्डिंग। ये सब के सब तमाम तरह की बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसमें से सबसे मेजर अगर कोई बॉन्डिंग होती है तो ये बॉन्डिंग होती है, क्योंकि हमारी लाइफ में वैसे भी अगर देखा जाए तो रिलेशंस मेनली 2 तरह के होते हैं, या तो डेल्टा साई वहां पर ग्रेटर देन 2.1 होता है, या डेल्टा साई लेस देन 2.1 होता है। अगर लेस देन 2.1 है तो मैंने अभी बोला था आपसे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाइए, और अगर ग्रेटर देन 2.1 है तो मैंने आपसे बोला था कि आयनिक बॉन्ड वहां पर बनाया जाएगा। इसी के साथ अगर हम एक बात और ऑब्जर्व करें कि जो ये बॉन्डिंग की बात हम कर रहे हैं, अब डेल्टा साई के बेस पर जैसे ए बी मॉलिक्यूल है, ए एटम है और दूसरा बी एटम है। सवाल इस बात का उठ रहा है कि आखिर ये ए बॉन्ड है, ए एटम है या बी एटम है, जरूरत क्या है इन्हें बॉन्डिंग करने की? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉन्डिंग? ए और बी अगर मिलते हैं, ए और बी अगर मिलकर मॉलिक्यूल ए बी बनाते हैं, तो इनको जरूरत किस चीज की है? क्यों ये बॉन्डिंग करना चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? जरूरत क्या है इन्हें कि ये आयनिक बॉन्ड बनाएं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं? देखिए, इसकी थोड़ी सी हम स्टडी करते हैं, देखते हैं। ये सारे एलिमेंट्स, जितने भी वर्ल्ड के सारे एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब ऑब्जर्व जब एक दूसरे को करते हैं तो उन्हें एक बात लगती है कि यार ये जो हैलोजन, ये जो आपका इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैं, ये जो इनर्ट एलिमेंट्स हैं, इनर्ट एलिमेंट्स कौन कौन हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब के सब इनर्ट एलिमेंट्स माने जाते हैं, नोबल गैसेस मानी जाती हैं, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सबसे ज्यादा आराम से हैं, सबसे ज्यादा ठाट से हैं, बहुत मौज में हैं, और बाकी दुनिया के हर एलिमेंट, बाकी दुनिया का हर एटम परेशान है, कहीं ना कहीं घूम रहा है, फिर रहा है, भाग रहा है। तो आखिर इसका रीजन क्या है कि इनको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और दुनिया के हर एटम को कहीं ना कहीं भाग कर किसी के साथ कोई ना कोई बॉन्डिंग बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो इसका रीजन जब बहुत ही ज्यादा इन सब लोगों ने स्टडी किया और देखा, तो ऑब्जर्व हुआ कि यार इनकी सभी की आउटर मोस्ट शेल में, हीलियम को छोड़कर जिसकी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 होते हैं, बाकी नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जीनॉन हो, रेडॉन हो, इन सब की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये ऑब्जर्व किया गया 3 3 6 और एक 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन इनकी सबकी आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि इन सभी के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ऑब्जर्व किए गए। जब यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व किए गए,
तो इस पूरी दुनिया के सारे एटम्स ने ये सोचा कि लगता है यही इनकी आराम का, इनके ठाठ का मंत्र है, और उन्होंने सोचा कि जिसके 8 हैं उसके ठाठ हैं, जिसके 8 हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हैं, लगता है उसी के ठाठ है। तो सारे एटम्स इसी कोशिश में लग गए कि चलिए हमारे भी 8 हो जाए, ताकि हमारा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, ताकि हम भी स्टेबल हो जाए। और इसी स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते चले गए, कहीं पर इलेक्ट्रॉन देकर, कहीं इलेक्ट्रॉन का साझा करके, लेकिन हर किसी की कोशिश एक थी, किसी तरीके से 8 हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, आयनिक बॉन्डिंग के केस में, सबसे पहले हम आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे थे कि आयनिक बॉन्डिंग के केस में अगर हम ध्यान से देखें तो आयनिक बॉन्डिंग में चूंकि डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, तो यहां पर कोई एक एटम, ए एटम है मान लीजिए, और जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और बी एटम है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पर इसके अंदर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक रास्ता हो सकता था कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया। अब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि इसकी जो बाहरी कक्षा है अब तो वो बन गई जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, 3 2 5 1 6 1 7 और 1 8। और जबकि यहां पर आपका जो बी है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में अब पूरे के पूरे 8 हो गए, तो अब इसके भी 8 हो गए, अब इसके भी 8 हो गए, 3 2 5 6 7 8, इसके भी 8 और इसके भी 8। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो इसके ऊपर प्लस आ गया, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया था तो इसके ऊपर माइनस आ गया। वो प्लस आया या माइनस आया, वो कैटाइन बना या एनाइन बना, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वहां पर एक बात सामने निकल कर आई कि इस ए की आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए और इस बी की आउटर मोस्ट शेल में भी 8 हो गए। जब दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए तो दोनों के ठाठ हो गए, और जब दोनों के ठाठ हो गए तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल क्रिएट हो गया, और ये स्टेबिलिटी को पाने के लिए ही इन दोनों ने इस तरीके से किया था, और ये इस तरीके से ए बी मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाता है। तो कुल मिलाकर चाहे इलेक्ट्रॉन देना पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, लेकिन बस कोशिश एक रहती है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाए, क्योंकि जिसके 8 होते हैं उसके ठाठ होते हैं। अब जैसे मैंने आयनिक बॉन्डिंग में देखा कि किसी ने अपने आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए किसी ने इलेक्ट्रॉन को दिया, किसी ने इलेक्ट्रॉन को लिया। लेकिन अगर मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में दूसरा केस बनता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर चीजों की साझेदारी होती है, तो या तो इलेक्ट्रॉन देकर आप अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को 8 पूरा करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को 8 पूरा करेंगे। यहां पर जैसे सपोज करिए आप ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 3 4 5 6 ऑक्सीजन, और ये दूसरा ऑक्सीजन आपका जिसकी आउटर मोस्ट शेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके क्या किया इसने, इसके भी 6 इसके भी 6, अब इन दोनों को अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों का फील आना था, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि ये आपके दोनों इस तरीके से शेयर हो गया, और इस तरीके से जब शेयर हो गया तो इसके भी 2, इसकी फील्ड में अब 8 हो गए और इसकी फील्ड में भी 8 हो गए, यानी दोनों को 8 का एहसास हो गया। और इस तरीके से इन्होंने बॉन्ड बनाकर अपने आप को 8-8 का एहसास करा लिया। जब 8-8 का एहसास करा लिया तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि हमने यहां से चीजों को सीखा क्या कि या तो वो कोई इलेक्ट्रॉनों को देकर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर रहा है, या कोई इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है, या फिर अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात की जाए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट शेल में पूरे कर रहे हैं। इसी तरह की सारे लोग जुगत बिठाते हैं और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से अपने 8 को पूरा करने की बात करते हैं, और उसी के तहत ये बॉन्डिंग बनती चली जाती हैं और ये मॉलिक्यूल्स डेवलप होते चले जाते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए अभी तक तो मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे दिया बॉन्डिंग का, लेकिन अब हम एक एक बॉन्डिंग को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी पहली बॉन्डिंग है आयनिक बॉन्डिंग, कि आयनिक बॉन्डिंग को हम किस तरीके से लेंगे। आयनिक बॉन्डिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अब हम लोगों को एक एक चीज को डिटेल में समझना है कि भैया आयनिक बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग क्यों कहा गया। अभी तक जो चल रहा था वो इंट्रोडक्शन था। आयनिक बॉन्डिंग में देखिए आयनिक बॉन्डिंग है आपकी, अब इसी आयनिक बॉन्डिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग भी कहते हैं, कि भैया इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग कहते हैं। रीजन कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, सबसे पहली बात को हम समझते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग कोई दो चीजें कब करती हैं।
तो उसकी मस्ट रिक्वायरमेंट है कि दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 से ज्यादा हो, या कहीं कहीं पर यह डिफरेंस आपका दूसरे स्केल में 1.7 भी दिया गया है। ये स्केल नंबर 1 है, ये स्केल नंबर 2 है, ये स्केल नंबर 1 है और ये स्केल नंबर 2 है। अगर हमें कहीं पर स्केल नंबर 1 अलग अलग यूनिट्स होती हैं, उनके बेस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया गया है। डेल्टा साई अगर 2.1 से ज्यादा है या फिर डेल्टा साई 1.7 से ज्यादा है, लेकिन चूंकि हम हेनरी स्मिथ के फॉर्मूले से इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, इसलिए ज्यादातर हम इसे 2.1 के साथ लेके चलेंगे, लेकिन हो ये भी सकता है, ये डिपेंड करता है स्केल पर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जूल और कैलोरी, एक जूल एक स्केल अलग है और कैलोरी का स्केल अलग है, उसी तरीके से ये है, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं है, क्वांटिटी का डिफरेंस कुछ नहीं है, बस खाली यूनिट का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये 2.1 आता है या 1.7 आता है। खैर, ये इसकी मस्ट रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आयनिक बॉन्डिंग हो नहीं सकती, नंबर 1 बात। अब इतना बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप किन चीजों के बीच में हो सकता है? अगर हम पीरियोडिक टेबल की अपनी बात करें तो पीरियोडिक टेबल में हमारी मेन चीजें 3 होती हैं, या तो मेटल होता है, या नॉन मेटल होता है, या फिर उसके अलावा सेमी मेटल्स होते हैं। देखिए, अब मेटल्स बिल्कुल लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जाते हैं और नॉन मेटल्स आपके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, सेमी मेटल्स बीच की कंडीशन में होते हैं। तो ये जो इतना बड़ा गैप है कि 2.1 या 1.7 स्केल, जैसे भी स्केल में आप ऑब्जर्व करते हो, उसके बेस पर अगर आप चीजों को देखते हो, इतने बड़े गैप को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? कहां से हमें मिल सकता है इतना बड़ा गैप? तो इतना बड़ा गैप हमें कहां से मिलेगा? इतना बड़ा गैप हमें तब मिलेगा कि जब हम ये देखें कि अगर एक हमारा एक मेटल है, मान लीजिए एक एटम अगर हमारा मेटल हो, मेटेलिक कोई एक एटम है, और दूसरा हमारा नॉन मेटेलिक एटम है, दूसरा हमारा नॉन मेटेलिक एटम है, एक आपका मेटेलिक एटम है, दूसरा नॉन मेटेलिक एटम है, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर एक मेटल है, जैसे मान लीजिए मैंने मेटल में, आप सब जानते हो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, रुबिडियम, सीजियम, पहला ग्रुप जिसे हम कहते हैं हलीना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन बिल्कुल डिफरेंट कर दीजिए, लीना की रफ से फरियाद, फरियाद मतलब फ्रांसियम, और वो फ्रांसियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, उसको कंसीडर किया नहीं जाता। अगर हम मेटेलिक की बात करें तो हमारे पास ये हैं, या फिर हम इसकी बात करते हैं सेकंड ग्रुप की कि बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी, या बेटा मांगे कार कन्या सुंदर बाप राजी, किसी भी तरीके से हम याद कर सकते हैं। याद करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, या आपकी अपनी राइम्स हैं, जैसे चाहे आप बना ले। ये आपका बेरिलियम है, या मैग्नीशियम है, या कैल्शियम है, या स्ट्रोंशियम है, या बेरियम है, या रेडियम है, इनमें से कुछ भी हम ले सकते हैं। ये बहुत सारे टिपिकल मेटल्स हैं ये। और वहीं पर अगर हम इसकी बात करें टिपिकल नॉन मेटल्स की, तो आपका नाइट्रोजन फैमिली हो गया, आपकी ऑक्सीजन फैमिली हो गई, आपकी हैलोजन फैमिली हो गई। हैलोजन फैमिली सबसे अच्छे टिपिकल नॉन मेटल्स होते हैं और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर होते हैं। हैलोजन का ही वो मेंबर है एफ फ्लोरीन, जो दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स का मतलब होता है, एक्स को कॉमनली हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स का मतलब होता है, चाहे एक्स तब भी लिखा जाता है जब फ्लोरीन होता है, तब भी लिखा जाता है जब क्लोरीन होता है, तब भी लिखा जाता है जब ब्रोमीन होता है, तब भी लिखा जाता है जब आयोडीन होता है। तो यहां पर अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो एक मेटल का होना और दूसरे नॉन मेटल का होना जरूरी है। जब तक एक मेटल नहीं होगा, दूसरा नॉन मेटल नहीं होगा, तो इतना बड़ा गैप नहीं मिलेगा, और जब इतना बड़ा गैप नहीं मिलेगा तो फिर कोई एक डोनर नहीं होगा, दूसरा एक्सेप्टर नहीं होगा। याद रखो, जैसे यहां पर ये बड़ा गैप है, तो कोई देने वाला है, कोई लेने वाला है। अगर हमारी लाइफ में भी देखा जाए, हम अगर किसी को देते हैं और सामने वाला कोई मान लीजिए परेशान है, गरीब है, बहुत ज्यादा भूख, जिसने कई दिन से खाना नहीं खाया है, अगर हम उसको कुछ देते हैं तो वो तभी तो लेगा जब, चूंकि आपका उसका बहुत बड़ा गैप है, तभी आप उसे दे पा रहे हो, तभी वो ले पा रहा है। अगर आपके ही साथ का कोई हो तो और आप उससे कहो लो हमारी तरफ से ये दान ले लो, तो क्या आपका दान वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट कर सकता। यानी कि जिसमें बड़ा गैप होता है वही आपके दान को एक्सेप्ट कर सकता है, वही आपके डोनेशन को एक्सेप्ट कर सकता है। आप डोनेट कर रहे हो तो डोनेट वर्ड यूज किया गया, शेयर वर्ड यूज नहीं किया गया, डोनेट। तो डोनेट करने की पॉसिबिलिटी कभी बनती है जब सामने वाला बहुत ज्यादा आपसे गरीब हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, तभी आप उसको कुछ डोनेट कर सकते हो। अपने किसी साथ वाले को या अपने किसी थोड़े से भी कम वाले को आप डोनेट नहीं कर पाओगे। आप शेयर कर सकते हो पर डोनेट नहीं कर सकते। डोनेट तभी कर सकते हो, डोनर आप तभी कहलाओगे जब सामने वाला आपको आपकी चीजों को आपसे दान की तरह से लेता है। इसका मतलब ये कि अगर ये मेटल है आपका, तो मेटल और नॉन मेटल में बहुत बड़ा गैप है, तभी मेटल आपका, मान लीजिए मेटल मैंने यहां पर दुनिया का सबसे आसान
मॉलिक्यूल NaCl, जो कि हम सब ज्यादा हमारी रगों में ये बसा हुआ है, नस नस में बसा हुआ है नमक, और वो नमक जो है वो NaCl है। इसी की हम स्टडी करते हैं। NaCl जो कि Na है एक मेटल है और Cl एक नॉन मेटल है। Cl एक नॉन मेटल है, तो ऑब्वियसली इनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। इनके बीच का जो डेल्टा साई होता है वो डेल्टा साई 2.1 से बड़ा होता है। इसी वजह से इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। अगर हम Na के बारे में बात करें, Na जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और Cl जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर मैं इसको यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 281, इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आया, और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 287, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब सोडियम है जिसकी आउटर मोस्ट शेल में सोडियम अंदर लिखा हुआ है और उसकी ये आपकी आउटर मोस्ट शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि अंदर वाली शेल में 3, 4, 5, 6, 7 और 8, अंदर वाली शेल में 8 है। जबकि Cl आपका है, और Cl के बारे में अगर मैं बात करूं, Cl ऑब्वियसली बड़ा सा बनाया जाएगा, और उसके लिए अगर अंदर की बात करें तो अंदर वाले में तो 8 है ही है, लेकिन बाहर वाले में 7 है। 3, 2, 5, 6, 7, 8, जबकि बाहर वाले में 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सोडियम क्या चाहेगा अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए? सोडियम क्या चाहेगा? सोडियम चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मैं किसी को दे दूं और मेरी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। Cl क्या चाहेगा? यार कहीं से मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि मेरी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब सोडियम ये चाह रहा है, Cl ये चाह रहा है, दोनों आपस में किसी तरीके से कहीं पे मिल गए। तो जैसे ही मिले उन्होंने देखा अरे यार ये तो हमारे मतलब का एटम है, उसने कहा चलो ये हमारे मतलब का एटम है, चलो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसका भी काम हो गया क्योंकि अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 हो गए, और इसका भी काम हो गया क्योंकि जो 7 थे वो अब 8 हो गए। तो जिसके ठाठ होते हैं उसके 8 होते हैं, यानी जिसके 8 होते हैं उसके ठाठ होते हैं। इस तरीके से दोनों के ठाठ हो गए। अब यहां पर जब दोनों के इस तरीके से ये लोग देते हैं, अब ऑब्वियसली जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम एक चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। अभी तक सोडियम एटम था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो फिर वो कैटायन बन गया, वो एक चार्ज पार्टिकल बन गया। Cl अभी तक एटम था, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया वो एक चार्ज पार्टिकल बन गया। और जब एक चार्ज पार्टिकल बन गया तो उस सिचुएशन पर ऑब्वियसली मैं इसको कह सकता हूं कि एक तरह से ये चार्ज की तरह से यहां पर वर्क कर रहा है, क्यों मैं इसको कहूंगा, और ये भी एक चार्ज की तरह से वर्क कर रहा है, क्यों मैं इसको कहूंगा। ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है, ये एक नेगेटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है। और अगर दो चार्जेस आपस में एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक आयनिक फोर्स लगने लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, कि वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है, कूलाम्बियन फोर्स लगने लगता है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप सब जानते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, कि 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। R जो कि इन दो चार्जेस के बीच की दूरी है, और Q और Q1 Q2 चार्जेस हैं। इत्तेफाक की बात है कि यहां पर ये दोनों चार्जेस बराबर हैं। हो सकता है ये कहीं दोनों चार्जेस अलग हो सकता है कहीं ये बराबर हो। चूंकि यहां पे दोनों बराबर हैं तो यहां इसके बीच में लगने वाला फोर्स, आयनिक फोर्स, इस तरीके से 1/4πε0 Q × Q/r² सेट हो जाएगा। अब जरा समझिए, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ फोर्स। कोई भी ना कोई एक बंधन के बीच में एक बल लगता है जो एक दूसरे को आपस में बांधे हुए है। जब वो आपस में बांधेंगे एक दूसरे को तभी वो रुक पाएंगे एक जगह पे, तभी वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो पाएगा। यहां पर जो F = 1/4πε0 है, Q1 Q2/r² है, ये एक फोर्स बन गया। और ये फोर्स कैसा है? बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ फोर्स। अब यही वो फोर्स है जिस फोर्स ने इन दो चार्ज पार्टिकल को आपस में बांध रखा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। और ये चार्ज पार्टिकल बेसिकली है कौन? ये चार्ज पार्टिकल क्लोरीन का आयन है, सोडियम का आयन है। सोडियम के इस आयन को, जो कि
जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा कैटाइन कहलाएगा, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्लोरीन का वो आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायन कहलाएगा। या यूं कह लीजिए कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला कैटाइन कहा जा सकता है, कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला एनायन कहा जा सकता है। रीजन है क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड की तरफ जाता है, इसलिए वो कैटाइन कहलाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोड की तरफ जाता है, इसलिए वो एनायन कहलाता है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग गया, इस फोर्स ने एक दूसरे को बांध दिया, और इस तरीके से बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ फोर्स साबित हो गया। चलिए, यहां तक हमने ये समझ लिया कि बॉन्डिंग कैसे होती है, आयनिक बॉन्डिंग के लिए जरूरी क्या है, आयनिक बॉन्डिंग के लिए मस्ट कंडीशन क्या है। आयनिक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कौन कहलाता है? डोनर कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कौन कहलाता है? एक्सेप्टर कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, जो मेटल है वो डोनर बनेगा और जो नॉन मेटल है वो एक्सेप्टर बनेगा, क्योंकि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहेगा और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। यहां तक हमने इस बात को समझा कि अगर कोई आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, किस तरीके से वहां पर इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो जो अपने को इलेक्ट्रॉन को देता है वो डोनर कहलाता है, जो लेता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। और उस सिचुएशन पर अगर हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ही इनको आपस में बांध कर रखने वाली चीज़ है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और आप समझते होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और इसी स्ट्रांगनेस की वजह से आयनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रांग कंपाउंड बनते हैं। उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई अगर ये मान लीजिए आपका एक बॉन्डिंग काइंड ऑफ फोर्स है, और यहाँ पर जो हमने फोर्स को साबित भी कर दिया कि इस फोर्स की वजह से ये दोनों आपस में बंध रहे हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि ये बॉन्डिंग हमारी अच्छी कैसे हो, बेहतर बॉन्डिंग कैसे बने। हमने ये तो समझ लिया कि भाई मस्ट कंडीशन क्या है। अगर हमें इस बात को देखना है कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्डिंग, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कई सारे आयनिक कंपाउंड्स हमारे सामने आ जाएं, तो हम ये पहचान पाएं कि ये आयनिक कंपाउंड इसके कंपैरिजन में अच्छा है, ये आयनिक कंपाउंड इसके कंपैरिजन में अच्छा है, ताकि हम उनमें कंपैरेटिव स्टडी कर पाएं कि हाँ ये वाला आयनिक कंपाउंड सबसे बेस्ट आयनिक है, ये वाला आयनिक कंपाउंड सबसे बेकार आयनिक है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड की क्वालिटी पर ही उसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में एक आयनिक कंपाउंड और बेहतर आयनिक बन जाता है। चलिए अब हम समझते हैं कि वो फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी हैं। व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्डिंग टू मेक अ बेटर आयनिक कंपाउंड। अगर हम फेवरेबल कंडीशंस की बात करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्डिंग, फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्डिंग, what are the favorable conditions for ionic bonding। सबसे पहली बात यह कि अभी अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि सोडियम था जो कि इलेक्ट्रॉन को देना चाहता था, Cl था जो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता था। 1 2 3 4 5 6 7। तो इलेक्ट्रॉन को देने की कौन सी क्वालिटी है, या इलेक्ट्रॉन दिया किसकी वजह से जाता है, या इलेक्ट्रॉन को देने की जो क्वालिटी डिफाइन कैसे की जाती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से दे दे और ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ले ले, तो ऑब्वियसली ये बॉन्डिंग बहुत जल्दी हो जाएगी और ये बॉन्ड बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे रीजंस को समझें कि किस वजह से ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन के देने को गवर्न करता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन के लेने को गवर्न करता है। तो हम जब इन चीजों की स्टडी करते हैं तो मालूम यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन को देने के लिए जिस फैक्टर की जरूरत होती है वो फैक्टर होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ऑब्वियसली अगर हम एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन जल्दी से देना चाहते हैं तो उसके लिए उस मेटल का, उस एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होना चाहिए। तो पहली फेवरेबल कंडीशन हो गई लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, पहली फेवरेबल कंडीशन हो गई लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। और फिर दूसरी बात आती है कि इलेक्ट्रॉन को लेने की कौन सी फैक्टर होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से लिया जा सके, तो वो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी नॉन मेटल की होगी वो इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से ले लेगा। जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा उतनी आसानी से वो एनायन बन जाएगा, जितनी आसानी से वो एनायन बन जाएगा कैटायन उधर कैटायन बन जाएगा, तो दोनों में आपस में आयनिक फोर्स डेवलप हो जाएगा। आयनिक फोर्स डेवलप होगा तो आयनिक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी और इस तरीके से हम एक अच्छी सी आयनिक बॉन्डिंग को क्रिएट कर पाएंगे।
यहां पर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। और दूसरी कंडीशन होती है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इससे पहले कि हम और चीजों को बेहतर तरीके से समझें, चैप्टर आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इन दोनों चीजों को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन यहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। तीसरा, अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें कि आयनिक कंपाउंड यहां पर दोनों आयनिक बॉन्डिंग बनाने के लिए बहुत अच्छे से हो गए, पर हम सब जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड आमतौर पर क्रिस्टल की फॉर्म में रहता है, लेटिस की फॉर्म में रहता है। तो अगर हम एक आयनिक कंपाउंड को बहुत अच्छा लेटिस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है हाई लेटिस एनर्जी की। ये तीन वो चीजें हैं जिनके आधार पर हम किसी आयनिक कंपाउंड की क्वालिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस आयनिक कंपाउंड के बारे में वर्कआउट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये आयनिक कंपाउंड वाकई बहुत अच्छा है। अगर हमें 4 कंपाउंड दे दी जाए, क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि अगर 4 कंपाउंड दे दी जाएंगे तो इनमें से कौन सा बेटर आयनिक है, तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ भाई इन चीजों से मिलकर सबसे बेस्ट आयनिक कंपाउंड बनेगा।